सर्वोच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रमुख नागरिकता नियम की वैधता को बरकरार रखा है जो असम में आए बांग्लादेशी प्रवासियों को भारतीय नागरिक के रूप में खुद को पंजीकृत करने की अनुमति देता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने 4-1 बहुमत से इस फैसले को बरकरार रखा। जस्टिस जेबी पारदीवाला ने असहमति जताई, जबकि बाकी जजों जिनमें जस्टिस सूर्यकांत, एमएस सुंदरेश और मनोज मिश्रा शामिल थे, उन्होंने इसका समर्थन किया। यह आदेश उस याचिका पर आया जिसमें कहा गया था कि बांग्लादेश तब पूर्वी पाकिस्तान से शरणार्थियों के आने से असम के जनसांख्यिकीय संतुलन पर असर पड़ा है। इसमें कहा गया था, नागरिकता अधिनियम की धारा 6A राज्य के मूल निवासियों के राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली बेंच में जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस एमएम सुरेश, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा शामिल थे। बेंच के एकमात्र जज जस्टिस जेबी पारदीवाला ने ही धारा 6A को असंवैधानिक माना। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं सुप्रीम कोर्ट का वो फैसला जो नागरिकता कानून पर यह फैसला है, और धारा 6A को समझाते हैं और सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले को भी समझाते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, असम अकॉर्ड अवैध प्रवासियों की समस्या का राजनीतिक समाधान था, जबकि धारा 6A एक विधायी समाधान था। कोर्ट ने यह भी कहा कि असम की स्थानीय आबादी को ध्यान में रखते हुए यह प्रावधान करना सही था। बहुमत से फैसला सुनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्यों में से असम को अलग तरह से देखना सही था, क्योंकि यहाँ के स्थानीय आबादी में अप्रवासियों का प्रतिशत ज्यादा है। पश्चिम बंगाल में 57 लाख अप्रवासी हैं, जबकि असम में 40 लाख अप्रवासी बसे हैं। फिर भी असम की कम आबादी को देखते हुए ऐसा करना सही था, क्योंकि बंगाल की तुलना में असम का जमीनी इलाका बहुत कम है। कोर्ट ने माना कि 25 मार्च 1971 की कट ऑफ डेट लगाना सही था। तो इस फैसले का असर क्या है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने धारा 6A की संवैधानिकता को बरकरार रखा है, इसलिए बांग्लादेश में आकर असम में बसे लोगों पर इसका असर नहीं होगा। 1 जनवरी 1966 से पहले आए लोग अब भी भारतीय नागरिक ही माने जाएंगे। 1 जनवरी 1966 से 24 मार्च 1971 के बीच बांग्लादेश से आए लोग भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन कर सकते हैं, जबकि 25 मार्च 1971 के बाद आए अप्रवासियों की पहचान करने का काम जारी रहेगा, उन्हें वापस भेजा जाएगा। हालांकि अगर धारा 6A को अवैध घोषित कर दिया जाता तो 1966 से पहले बांग्लादेश से आकर असम में बसे लोगों की भारतीय नागरिकता चली जाती और उन्हें विदेशी माना जाता। चलिए अब इस पूरी कहानी को समझाते हैं, कैसे ये आंदोलन शुरू हुआ। तो दरअसल ये जो आंदोलन था वो असम आंदोलन के नाम से जाना जाता है। असम आंदोलन को ठीक से समझे बिना हम इस पूरे नागरिकता के मुद्दे को ठीक से समझ ही नहीं सकते। 1975 जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगाई, 1977 की शुरुआत में इसे हटाया गया, जिसके बाद देश में चुनाव हुए। इसमें जनता पार्टी जीती। जनता पार्टी में जो 4 पार्टी थी, उनमें एक पार्टी का नाम जनसंघ था। यही जनसंघ बाद में जब जनता पार्टी से अलग हुई और 1980 में भारतीय जनता पार्टी बन गई। ऐसे में असम का सारा संकट कांग्रेस बना बीजेपी की अप्रोच पर समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश में शुरू से कांग्रेस के शासन था और बीजेपी का मानना था कि वहां पर जो बांग्लादेश से बहुत सारे लोग यानी विशेष रूप से मुसलमान आ रहे हैं, उनको कांग्रेस पार्टी आश्रय दे रही है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि ये वोट बैंक का मामला ज्यादा है और अंतर्राष्ट्रीय मामलों से कम है। 1977 में देश में मोरारजी की सरकार बनी, मोरारजी देसाई की, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री थे, लालकृष्ण आडवाणी सूचना प्रसारण मंत्री और जॉर्ज फर्नांडिस उद्योग मंत्री थे। फिर 1978 में हुए असम के विधानसभा चुनाव में जनता पार्टी यहां पर जीत गई। अब केंद्र और राज्य दोनों में जनता पार्टी की सरकार थी। इसका मतलब था कि अब ये सरकार असम में आ रहे विदेशियों के मुद्दे पर काम करेगी और उनको वहां से हटाने का मुद्दा ज्यादा प्रबल होगा। दोनों जगह एक ही पार्टी की सरकार बनने के बाद ये बात उठना शुरू हुई, और ये हुआ भी, क्योंकि पहली बार 1978 में एक विशेष घटना से इसका जो असर था वो दिखना शुरू हो गया। असम में 1978 में लोकसभा सीट मंगलदोई के सांसद हीरालाल पटवारी की मौत के बाद उपचुनाव कराए जाने थे, लेकिन उससे पहले चुनाव आयोग ने एक बयान दिया और सब चौंक गए। चुनाव आयोग का कहना था कि 1971 के इलेक्शन में जो मतदाता सूची थी उसमें 78 यानी 1978 की मतदाता सूची में जमीन आसमान का अंतर है।
इस बीच में बहुत सारे लोगों ने अपना नाम वोटर लिस्ट में शामिल करवा लिया। उसने ये भी बताया कि वोटर लिस्ट में जो लोग शामिल हुए हैं इनमें से ज्यादातर तो बांग्लादेश से आए हैं और लोकल पॉलिटिशियंस ने दबाव बनाकर उन सभी का नाम मतदाता सूची में डलवा दिया है। इससे असम के मूल निवासियों को लगने लगा कि अब इलेक्शंस में भी माइनॉरिटी में आ जाएंगे और उनकी बात सुनी नहीं जाएगी। जैसे ही ये बात सामने आई कि वोटर लिस्ट में बहुत बड़ी संख्या में 1971 के बाद लोग शामिल हुए हैं, तो एक आंदोलन हुआ। ये आंदोलन करने वाली जो संस्था थी उसका नाम था ऑल असम स्टूडेंट यूनियन। गुवाहाटी विश्वविद्यालय छात्र संघ का नाम 1967 के दौर में आशा यानी असम स्टूडेंट एसोसिएशन था और बाद में 1970 में बदलकर आशु हो गया। ये इस पूरे आंदोलन के केंद्र में रही। आशु के इस आंदोलन का साथ देने के लिए कुछ लोगों ने ऑल असम गण संग्राम परिषद यानी AAGSP बनाई। इन दो संगठनों ने केंद्र सरकार के सामने 3D की डिमांड रखी। इसने कहा कि 1978 का मंगलदोई इलेक्शन तब तक नहीं होना चाहिए जब तक इलीगल माइग्रेंट्स की पहचान करके उनको गिरफ्तार नहीं किया जाता, उनका नाम मतदाता सूची से हटा नहीं दिया जाता और उनको वापस उनके देश जब तक भेजा नहीं जाता। केंद्र में मोरारजी देसाई की सरकार थी। उनके मनाने पर दोनों संगठन मान तो गए, जिसके बाद मंगलदोई का चुनाव हो भी गया। दरअसल जनता पार्टी की सरकार गिरते ही फिर से ये मामला लटक गया। दौर है 1979 का, जब स्थितियां फिर से बदलने लगी और यहां से एक टर्निंग पॉइंट आया। चौधरी चरण सिंह ने केंद्र सरकार से अपना समर्थन वापस ले लिया, जिसके बाद जनता पार्टी की सरकार गिर गई। दिसंबर 1979 में केंद्र के फिर से चुनाव होना तय हुआ, जिसके बाद आंदोलनकारियों ने आवाज उठाई कि करीब 40 लाख लोग यहां पर अवैध हैं, तो कैसे निष्पक्ष चुनाव होगा। असम आंदोलनकारियों की बात को सरकार ने नहीं माना। यहां की 14 सीट पर किसी ने भी नामांकन नहीं करने का ऐलान किया, जहां पर 14 में से 10 सीटों में किसी ने भी पर्चा दाखिल नहीं किया। 4 सीटों में से 2 पर चुनाव कैंसिल करना पड़ा और सिर्फ 2 सीट पर ही वोटिंग हुई। हालांकि ये पूरे देश का चुनाव था और इसके बाद इंदिरा एक बड़े नेता के रूप में उभरी। केंद्र में अब इंदिरा गांधी की सरकार थी और असम में जनता पार्टी की सरकार। ऐसे में इंदिरा गांधी ने 1980 में आर्टिकल 356 का प्रयोग करके असम की सरकार को हटाया। वहां पर 3 साल के लिए राष्ट्रपति शासन लगा दिया। अगले 3 साल तक असम के आंदोलनकारी और केंद्र सरकार के बीच कई बार बातचीत हुई, लेकिन कोई बात नहीं बनी। आंदोलनकारी नेहरू जी द्वारा कराए गए 1951 के एनआरसी की लिस्ट के हिसाब से अवैध प्रवासियों को गिरफ्तार करने, उनका नाम वोटर लिस्ट से हटाने और असम से बाहर भेजने पर अड़े थे, जिस पर इंदिरा का कहना था कि 1950 से 51 में नेहरू लियाकत समझौता हुआ था और 1950 में नेहरू जी जो एक्ट लाए थे उसमें भी कहा गया था कि अल्पसंख्यक लोगों पर यह लागू नहीं होता है। इसके साथ ही वेस्ट पाकिस्तान से एक साथ ही सारे हिंदू आ गए थे, जबकि ईस्ट पाकिस्तान से लोग धीरे धीरे आए। इंदिरा का कहना था कि 25 मार्च 1971 के बाद आए बांग्लादेशियों को लेकर शेख मुजीबुर रहमान के साथ भी समझौता हुआ, इसलिए 25 मार्च 1971 को समय सीमा मानते हुए बात की जाए। दोनों पक्ष अपनी अपनी बात पर अड़े थे, कोई बात नहीं बन पाई। अब जिक्र होता है 1983 का, जब असम में एक नरसंहार हुआ। 1983 का वो वक्त जब राष्ट्रपति शासन भी खत्म होने वाला था। ऐसे में असम में चुनाव कराने का फैसला किया गया। इंदिरा गांधी चाहती थी प्रदेश की 126 विधानसभा सीटों के साथ साथ लोकसभा की 12 बची सीटों पर भी चुनाव हो। असम आंदोलनकारियों के साथ सहमति बनाने की कोशिश की गई, लेकिन बात नहीं बनी। चुनाव भी नई लिस्ट के आधार पर कराने का फैसला किया गया, जिसके बाद असम आंदोलनकारी भड़क गए और इन्होंने विधानसभा चुनावों का बहिष्कार करने का फैसला कर लिया, तो उनको जेल में डाल दिया गया। असम आंदोलन का समर्थन करने वाले अखबारों को बंद कर दिया गया। केपीएस गिल ने भी इंदिरा गांधी को चुनाव नहीं कराने का सुझाव दिया, लेकिन वो नहीं मानी और देश में पहली बार चुनाव कराने के लिए 11 सेना की टुकड़ियां, भारी तादाद में पुलिस फोर्स को लगा दिया गया। 14, 15 और कुछ और इसी तरीके से जो तारीखें थी फरवरी की, वहां पर चुनाव कराए गए। इस चुनाव में 109 सीटों पर वोटिंग हुई और कांग्रेस को 91 सीटें मिली। इसके साथ ही कुल 32% वोट पड़े। चुनाव में सिर्फ कांग्रेस और लेफ्ट ने हिस्सा लिया। चुनाव होने के बाद असम की जनता में बहुत नाराजगी थी। यहाँ के नागांव जिले के नैली सहित 14 गांवों में असम के मूल निवासियों की भीड़ ने 18 फरवरी को हमला किया, जिसमें सरकारी आंकड़े जो है वो कहते हैं कि एक दिन में 2191 लोगों की मौत हुई। इन गांवों में बांग्लादेश से आने वाले लोग रह रहे थे। इसके बाद केंद्र सरकार ने एक कमीशन का गठन किया, जिसको इस घटना के बारे में बताना था। अगले साल इस
तिवारी कमीशन की रिपोर्ट भी आई, लेकिन इसको कभी किसी के सामने नहीं लाया गया। तब तक इंदिरा को समझ में आ गया कि असम मामले को हल करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा, और इसके लिए वो अक्टूबर 1983 में एक एक्ट लाई जिसको IMDT कहा गया। इंदिरा का अवैध प्रवासी अधिनियम 1983 एक्ट बना रोड़ा। दरअसल देश में पहले से ही फॉरेनर्स एक्ट 1964 था, जिसमें अवैध रूप से रह रहे नागरिक को खुद यह सिद्ध करना होता था कि वो भारत का ही नागरिक है, जिसको लाल बहादुर शास्त्री लेकर आए थे। लेकिन इंदिरा गांधी अवैध प्रवासी अधिकरण द्वारा निर्धारित अधिनियम 1983 नाम से एक एक्ट लाई, जो कि सिर्फ असम के लिए था। इसमें लिखा था, हम उन सभी लोगों को अवैध प्रवासी मानेंगे जो 25 मार्च 1971 के बाद बांग्लादेश से भारत आए। इस एक्ट में यह तय हुआ कि स्टेट और शिकायतकर्ताओं पर किसी भी व्यक्ति को अवैध नागरिक घोषित करने का दायित्व होगा। इसके साथ ही ऐसे रूल्स भी बना दिए गए जो बड़े कठिन थे, जैसे अवैध रूप से रहने वाले व्यक्ति को लेकर 2 शिकायतें आनी चाहिए। शिकायत करने वाला शख्स अवैध रूप से रहने वाले व्यक्ति के 3 किलोमीटर के दायरे में रहना चाहिए। इसके साथ ही शिकायत करने की 25 रुपए की फीस भी रखी गई, जो कि उस जमाने का बहुत ज्यादा था पैसा। पुलिस उस शख्स के घर पर छापेमारी नहीं कर सकती और डिटेन भी नहीं कर सकती थी। इस एक्ट के बाद ये लगभग साफ हो गया कि असम में बांग्लादेश या दूसरी जगह से आए लोगों को पकड़कर बाहर निकालना लगभग मुश्किल हो गया। इसी वजह से इस एक्ट में 0.5 व्यक्ति ही सिर्फ अवैध साबित हो पाए, मतलब बहुत कम। इससे असम मुद्दे का कोई समाधान नहीं हुआ, बल्कि वहां के लोगों के साथ सिर्फ एक मजाक था। ये जून 1984 में अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पर सेना के एक्शन को लेकर इंदिरा के अंगरक्षकों ने अक्टूबर 1984 को उनकी हत्या कर दी, और इसके बाद उनके बेटे राजीव गांधी को पीएम बनाया गया। इसके बाद चुनाव हुए। राजीव गांधी 411 सीटें जीतकर देश के प्रधानमंत्री बने। पीएम बनने के बाद राजीव ने तय किया कि वो असम और पंजाब दोनों के मुद्दों को हल करेंगे। सरकार बनाने के 6 महीने के भीतर वो समझौते पर आ गए। पंजाब में 24 जुलाई 1985 को अकाली नेता श्री हरचंद सिंह लोंगोवाल के साथ समझौता हुआ, जिसके बाद उन्होंने 15 अगस्त 1985 को असम के साथ भी समझौता किया, जिसे असम अकॉर्ड के नाम से भी जाना जाता है। हालांकि 20 अगस्त को राजीव गांधी के जन्मदिन के दिन श्री हरचंद सिंह लोंगोवाल की हत्या कर दी गई। अब असम समझौता 1985 को समझिए। इसमें बहुत सारे क्लॉज हैं, लेकिन क्लॉज 5 सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें अवैध प्रवासियों की कट ऑफ डेट 1 जनवरी 1966 मानी गई, क्योंकि 1965 में पाकिस्तान के साथ युद्ध हुआ और उसके बाद आए लोगों को असम का नागरिक नहीं माना जाएगा। इसमें कहा गया कि 1967 में चुनाव की मतदाता सूची में जो लोग शामिल थे उनको भारतीय नागरिक मान लिया जाएगा। इस पर असम आंदोलन के नेताओं ने भी सहमति जताई। इसमें दूसरा ये था कि साल 1966 के बाद और 25 मार्च 1971 के बीच आए लोगों को फॉरेन रजिस्ट्रेशन एक्ट 1939 के तहत रजिस्ट्रेशन भारत सरकार के पास करवाना होगा। ऐसे लोगों को 10 साल के लिए वोटर लिस्ट से बाहर निकाल दिया जाएगा। उनको नागरिकों के सारे अधिकार होंगे और उनके पास भारत का पासपोर्ट भी होगा। रजिस्ट्रेशन के 10 साल बाद फिर से वोटर लिस्ट में शामिल कर लिया जाएगा और उनको भारत का नागरिक मान लिया जाएगा। इसमें तीसरी और अंतिम सहमति इस बात पर बनी कि 25 मार्च 1971 के बाद आने वाले लोगों को चिन्हित करके वोटर लिस्ट से उनका नाम काटा जाएगा और वापस उनके देश भेजा जाएगा। बांग्लादेश के साथ 25 मार्च 1971 के बाद भारत आए लोगों को वापस लेने के लिए समझौता भी हुआ। इसके बाद असम में चुनाव हुए। 1985 में असम गण परिषद 90 से ज्यादा सीटें जीतकर सरकार बनाने में कामयाब रही। प्रदेश के सीएम प्रफुल्ल कुमार महंत बने, जबकि गृह मंत्री भृगु कुमार फुकन बने। 1984 में राजीव गांधी केंद्र में पीएम और 85 में असम गण परिषद की सरकार बनी। इसके बाद दोनों सरकार ने कुछ समय तक मिलकर साथ काम किया और वो दिखाई भी दिया। इसमें कहा गया था कि नागरिकता अधिनियम की धारा 6A राज्य के मूल निवासियों के राजनीतिक और सांस्कृतिक अधिकारों का उल्लंघन करती है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।